नमस्कार, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। ये प्रोग्राम हीट ट्रीटमेंट सीरीज़ 2 पार्ट 6 इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस के ऊपर आधारित है। चलिए देखें इसका क्या कंटेंट है। देखिए, इससे पहले कि मैं इस प्रोग्राम के बारे में डिटेल में बताऊं, पहले मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले चलता हूं आपको। इससे पहले मैं हीट ट्रीटमेंट सीरीज़ 1 रिलीज़ कर चुका हूं, जिसमें कि 8 वीडियो थे और ये सारा उन वीडियोस का डिस्क्रिप्शन है। अब मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप इसको देख लीजिएगा। करंट सीरीज़ 2 हीट ट्रीटमेंट की जो है, इसमें अब तक मैं 5 वीडियो रिलीज़ कर चुका हूँ। इंट्रोडक्टरी था पहला, उसके बाद पैक कार्बराइजिंग के ऊपर था, देन लिक्विड कार्बराइजिंग, गैस कार्बराइजिंग, नाइट्राइडिंग, और अब ये जो मैं इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ पार्ट 6 में, वो है इंडक्शन हार्डनिंग। तो देखते हैं इसका क्या कवरेज है। देखिए मैं क्या क्या कवर करूँगा इस वीडियो में। पहला, इनपुट स्टील, क्या क्या स्टील हम यूज़ कर सकते हैं इस प्रोसेस के लिए, या कौन कौन से स्टील एप्लीकेबल हैं इंडक्शन हार्डनिंग के लिए। इन जनरल मीडियम कार्बन, प्लेन कार्बन स्टील में मीडियम कार्बन स्टील या एलॉय स्टील हम यूज़ करते हैं। इसके बारे में यदि ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप IS स्टैंडर्ड 3930/1994, जो कि स्पेसिफिकेशन फॉर फ्लेम एंड इंडक्शन हार्डनिंग स्टील, इसको आप रेफ़र कर सकते हैं। इसमें उन सारे स्टील्स के बारे में, चाहे वो प्लेन कार्बन स्टील हो या एलॉय स्टील हो, जिनको कि हम इंडक्शन हार्डन कर सकते हैं, उसकी सारी डिटेल केमिस्ट्री और उसके बारे में सारा कुछ बताया हुआ है। तो जिसे भी विस्तृत जानकारी चाहिए वो इस स्टैंडर्ड को रेफ़र कर सकता है। उसके बाद मैं कवर करूँगा इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस के बारे में। उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, और लास्ट में जो है एप्लीकेशंस, इंडक्शन हार्डनिंग की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ हैं। तो ये सारा कवरेज रहेगा आज के इस वीडियो में। इंडक्शन हार्डनिंग एक वो सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है जिसमें कि स्टील पार्ट्स को कॉपर कॉयल के बीच में रखा जाता है और फिर उसको एबव ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर, AC3 टेम्परेचर है, उसके एबव तक हीट किया जाता है। कैसे? बाई अप्लाइंग एन अल्टरनेटिंग करंट टू द कॉयल। हम उस कॉयल के भीतर एक अल्टरनेटिंग करंट डालते हैं और उसकी वजह से एडी करंट पैदा होता है, और एडी करंट जो है वो बेसिकली इसको हीट करता है। तो ये एक इसकी डेफिनेशन हो गई। ये मैंने एक डायग्राम दिखाया हुआ है इंडक्शन हार्डनिंग मशीन। ये देखिए, ये मशीन है, ये पार्ट यहाँ पे रखा हुआ है और ये इंडक्शन हार्डनिंग के लिए है सारा कुछ। बाकी इसके सारे कंट्रोल पैनल्स वगैरह यहाँ दिखाए जा रहे हैं। और इंडक्शन हार्डनिंग में क्या क्या कॉयल, किस तरह के कॉयल यूज़ किए जाते हैं, वो मैंने आपको ये थोड़ी सी झलक यहाँ दिखा दी है। पार्ट की शेप के अनुसार या जिस एरिया पे आपको हार्डन करना है उसके हिसाब कॉयल बनाई जाती है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्निक है कॉयल की, जो कॉयल मैन्युफैक्चरिंग जो कॉयल बनाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के कॉयल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन सबका यूज़ किया जाता है इंडक्शन हार्डनिंग ट्रीटमेंट में। अब प्रोसेस पे आ जाते हैं इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस में। इसमें देखिए क्या क्या कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं इंडक्शन हार्डनिंग सिस्टम में। पहली चीज़ तो है आपका इंडक्टर कॉयल, दूसरा है AC की पावर सप्लाई, थर्ड आपका पार्ट है या ऑब्जेक्ट है जिसको कि आप करना चाहते हैं, और चौथा जो है वो क्वेंचिंग अरेंजमेंट है। तो ये सारी चीज़ें किसी भी इंडक्शन हार्डनिंग के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी है, ठीक है। मेटेलिक आर्टिकल इज प्लेस्ड इन अ वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एडी करंट इज इंड्यूस्ड इन द पार्ट बाय इंडक्शन, विच एम्प्लॉयड टू हीट द पार्ट, फिगर है। ये देखिए, इसमें यह कहा जा रहा है कि इंडक्शन हार्डनिंग के लिए आप जो मेटेलिक आर्टिकल है उसको आप वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये जो आप करंट पास करते हैं उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट प्रोड्यूस करता है। और इस एडी करंट की वजह से, जो कि इंडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस होता है, वो पार्ट हीट होता है। और इस पार्ट को हीट करने के बाद फिर उसको क्वेंचिंग का अलग से अरेंजमेंट होता है। लेकिन जहाँ तक हीटिंग का सवाल है, ये हीटिंग का सिस्टम है इसका। इसमें एक वर्ड आता है स्किन इफेक्ट। स्किन इफेक्ट क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ डिटेल में। दिस इंड्यूस्ड एडी करंट प्रोड्यूसेस अ फील्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिकेटर एंड thus cancels the effect
ऑफ द एट द सेंटर, फिगर भी दिखा रहा है। देयरफॉर द एडी करेंट्स आर मोर कंसंट्रेटेड एट द सरफेस एंड रिड्यूसेस इट स्ट्रेंथ टुवर्ड्स सेंटर। इसके बारे में मैं आपको समझाऊं। ये देखिए, ये एडी करंट का एक स्केच दिखाया हुआ है। ये आपका पार्ट है और ये जो पीले रंग का है ये कॉयल है बेसिकली, जिसको कि हम अल्टरनेटिंग करंट यहाँ से इसको प्रवाहित करते हैं यहाँ पे। इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, ऊपर भी जा रही है और नीचे भी है। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। आप यदि इसमें गौर से देखें तो पिंक कलर में ये दिखाया हुआ है, इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। जो आपकी कॉयल के थ्रू जो डायरेक्शन है करंट की और जो एडी करंट प्रोड्यूस होती है वो अपोजिट होती है। और इसकी वजह से, ये एडी करंट की वजह से ये पार्ट जो है हीट होता है। हीट क्यों होता है? क्योंकि जो भी पार्ट है आपका या जो भी स्टील बॉडी है ये उस एडी करंट को रेजिस्ट करती है। ये एक बहुत बड़ा फंडा है कि ये हीट कैसे होता है, गर्म कैसे होता है। तो ये रेजिस्टेंस है, ये बॉडी की जो रेजिस्टेंस है, पार्ट की जो रेजिस्टेंस है, जो कि इसको रोकती है एडी करंट को, और इसमें जो वो प्रोड्यूस करती है हीट, इसकी वजह से ये पार्ट हीट हो जाता है। दूसरा कि ये आप देखिए सेम चीज़ है, इसमें भी वही एडी करंट, प्राइमरी करंट है, उसके बाद एडी करंट है, अलग अलग कलर्स हैं इसके। इसको मैं आपकी नेक्स्ट स्लाइड में मैं डिटेल में मैंने दिखाया हुआ है। और इसमें भी आपकी करंट पास होती है कॉयल के थ्रू, उसके बाद इंडक्शन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। ये मैग्नेटिक फील्ड कॉयल के थ्रू जो आती है उसका एक डायरेक्शन होता है, जो कि आपको सॉलिड लाइन में दिखाया हुआ है, ग्रीन लाइन में यदि आप देखिए गौर से तो, ठीक है। और जो एडी करंट प्रोड्यूस होता है वो आपको प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिक फील्ड, वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो होता क्या है कि जब ये प्रोड्यूस होता है तो सरफेस पे आते आते ये देख रहे हैं आप, ये डायरेक्शन अपोजिट, तो यहाँ आते आते ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। लेकिन इसका जो इफेक्ट है वो सबसे ज़्यादा आपके सरफेस पे होता है। सो करंट डेंसिटी यहाँ सबसे ज़्यादा होती है और ये करंट डेंसिटी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाती है, बिकॉज ये आपस में कैंसिल हो जाता है ये चीज़, ठीक है। तो इस इफेक्ट को, क्योंकि यहाँ सिर्फ ये पार्ट जो स्किन पार्ट है ये हीट होता है, या यहाँ पे सबसे ज़्यादा करंट डेंसिटी होती है, इस चीज़ को हम स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो ये स्किन इफेक्ट कहलाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो मैं अगले स्लाइड में और समझा रहा हूँ आपको। देखिए इस स्लाइड में मैंने उसको थोड़ा एनलार्ज व्यू दिखाया हुआ है। सेम फिगर है पिछली वाली ही, ए बी और ये सी मैंने बाद में ऐड किया है इसमें। ये देखिए सेम पीला कलर है प्राइमरी करंट का, और ये पिंक जो है ये आपका सेकेंडरी, ये एडी करंट है जो प्रोड्यूस होती है। और ये मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में, ये देखिए ऐसे ऐसे चलते हैं। यहाँ पे भी एक पिक्चर दिखाई गई है, ये पार्ट है इसका। इस पार्ट में ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर है ये प्राइमरी करंट है, जो कि एडी करंट उसके कॉयल के थ्रू आती है। और ये पिंक कलर जो दिख रहा है ये आपको अपोजिट डायरेक्शन में, ये एडी करंट है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो ये देखिए यहाँ है और ये यहाँ जा रहा है। और जो एडी करंट के थ्रू प्रोड्यूस होता है ये रिवर्स है, ये देखिए ऐसे। सो ये दोनों आपस में जब यहाँ आते हैं तो ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसी वजह से सरफेस पे सबसे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। और यदि आप थोड़ा गौर से देखें, मैं इसको एनलार्ज करके दिखाता हूँ, तो इसमें ये जो स्किन एरिया है ये बहुत थोड़ा सा एरिया दिखा रहा है यहाँ पे, हो सकता है आपको नजर ना आए। ये पिंक कलर में एरिया है, ये सारा स्किन जो है ये हार्ड हो जाती है। तो इस तरह से सरफेस पे सबसे ज़्यादा करंट और उसके बाद धीरे धीरे कोर में ये कम होता जाता है। उसको यदि हम आप इस डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाऊं तो ये देखिए डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस है, ये आपका सरफेस है, ये डिस्टेंस है, और ये करंट डेंसिटी है जो आप प्राइमरी करंट के थ्रू देते हो आप। और ये देखिए ये एडी करंट जो है इसकी वजह से धीरे धीरे ये रिड्यूस होती चली जाती है। तो एडी करंट की प्रोफाइल ये है। और ये जो टॉप पे है ये सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एडी करंट होता है। इसकी वजह से मटेरियल का इफेक्ट जो एटी इफेक्ट है यहाँ पे सरफेस पे ज़्यादा होता है, जो कि धीरे धीरे कम होता चला जाता है, ठीक है। तो इससे आपको क्लियर होगा कि सरफेस पे क्यों हीटिंग ज़्यादा होती है और कोर में ये धीरे धीरे कैसे रिड्यूस होती है।
इसलिए रिड्यूस होती है क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल करते हैं सेंटर के आसपास। तो सिर्फ आपको एजेस पे या सरफेस पे आपको हीटिंग इफेक्ट अच्छा था और धीरे धीरे ये रिड्यूस होता है और उसके बाद ही आपको ये शेप आपको मिल जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है ये, मैंने कोशिश की है इसको साधारण भाषा में समझाने की ताकि सबकी समझ में आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इससे पहले तो मैंने आपको हीटिंग का सारा दिखाया कि इंडक्शन कॉइल के थ्रू कैसे हीट किया जाता है। अब ये देखिए इंडक्शन हार्डनिंग के क्या क्या मेथड्स हैं, किस तरीके से इंडक्शन हार्डनिंग की जाती है। पहला मेथड है स्टैटिक कॉइल और सिंगल शॉट। सिंगल शॉट इसीलिए कहते हैं कि इसमें सिर्फ सिंगल शॉट ही देते हैं इलेक्ट्रिक करंट का पावर के थ्रू जो दिया जाता है। और इसमें जो क्वेंचिंग टेक्निक है वो 3 टाइप्स की होती है। एक तो ये है, देखिए कि ये आपका यहाँ पे आपका ये पार्ट है, ये इंडक्टर है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए ये इंडक्टर है, ठीक है, और ये इंडक्टर है। और इसमें क्वेंचिंग जो है, जब एक बार पर्टिकुलर साइकिल देने के बाद जो भी उसका साइकिल होता है, जब तक आपको पावर करंट देनी होती है, वो साइकिल जब पूरा हो जाता है तो या तो इसको पीस को यहाँ से निकाल के किसी ट्रे में डाल दिया, इसमें कि पानी रहता है, और उसको क्वेंच किया जाता है, या फिर इसको नीचे गिरा देते हैं। ऐसा अरेंजमेंट होता है। तो इस तरह करके ये एक तरह से मैनुअल टाइप का ऑपरेशन हो गया। और ये ज़्यादातर जैसे थिन स्किन के लिए, जहाँ पे कि आपको कम केस डेप्थ चाहिए और यूनिफॉर्म शेप की बॉडी हो, जैसे कि बोल्ट्स वगैरह होते हैं, उनका जो टॉप सरफेस है जब हार्ड किया जाता है, जिसमें कि बहुत केस डेप्थ की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, उनको हार्ड इस प्रोसेस से किया जाता है। दूसरा उसकी जो क्वेंचिंग का टेक्निक है वो ये है कि ये देखिए ये पार्ट है और ये आपके कॉइल्स हैं, इंडक्टर कॉइल्स हैं, और इस कॉइल में इसके ठीक नीचे ये स्प्रे क्वेंचिंग का एक अरेंजमेंट होता है। तो इसमें पार्ट यहाँ से हीट होता है और ऑटो इसमें ये गिर जाता है अपने आप। ये देखिए लिखा हुआ कंपोनेंट लोअर्ड आफ्टर हीटिंग टू बी स्प्रेड क्वेंच। ये कंपोनेंट लोअर हो जाता है और ये इसमें पानी रहता है, इसमें ये क्वेंच हो जाता है। तीसरा जो मेथड है इसका क्वेंचिंग का, उसमें आप देखिए ये पार्ट है अगेन, इसमें इस इंडक्टर के भीतर ही, ये देखिए इंडक्टर है, इसके भीतर ही क्वेंचिंग का अरेंजमेंट होता है। इसके भीतर ये क्वेंचिंग कॉइल का भी अरेंजमेंट होता है, और जैसे इसका साइकिल पूरा होता है इंडक्शन हीटिंग का, ऑटोमेटिकली ये चालू हो जाता है, ये पार्ट को यहीं पे हीट कर देता है। तो ये 3 तरह के इसके क्वेंचिंग के अरेंजमेंट हैं जो कि इस पर्टिकुलर प्रोसेस में किया जाते हैं, जिसलिए हम इसको स्टैटिक कॉइल और सिंगल शॉट कहते हैं। अब दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड है वो है प्रोग्रेसिव मेथड। तो ये एक तरीका है जिसमें कि आपका इंडक्टर अपनी जगह पे रहता है और पार्ट यहाँ ऐसे मूव करता है। जब पार्ट यहाँ आता है तो ये क्वेंच हो जाता है। तो इसमें सेपरेट क्वेंचिंग कॉइल अलग से रहती है। दूसरा जो तरीका है वो है पार्ट स्टेशनरी रहता है और इंडक्टर मूव होता है। यहाँ पे देखिए पार्ट फिक्स रहेगा और ये इंडक्टर जो है मूव करेगा। इस केस में ये पार्ट रोटेट भी करता रहता है और इंडक्टर जो है ये मूव करता रहता है। पार्ट इसके भीतर रोटेट करता है, ये इसका एक्सिस है, और इंडक्टर जो है वो अकॉर्डिंगली मूव करता है। और ये क्वेंचिंग का अरेंजमेंट इसके भीतर ही होता है। इसमें इंटीग्रेटेड क्वेंचिंग कॉइल, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये क्वेंचिंग कॉइल इसके भीतर ही होती है और इसको यहाँ पे क्वेंच करती जाती है। तो ये 2 तरीके हैं, एक सेपरेट क्वेंचिंग कॉइल और एक दूसरा इंटीग्रेटेड क्वेंचिंग कॉइल। एक में आपका इंडक्टर फिक्स रहता है और दूसरे में आपका पार्ट फिक्स रहता है। तो ये 2 तरीके होते हैं। इनमें से जो भी तरीका आप अपनाना चाहें अपना सकते हैं इंडक्शन सिस्टम के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मैंने ये दिखाया है कि केस डेप्थ, पावर फ्रीक्वेंसी और सरफेस हार्डनेस, इसका क्या रिलेशन है आपस में। देखिए 0.8 mm से यदि 1.5 केस डेप्थ आपको चाहिए और यदि आपका पार्ट का डायमीटर 5 to 25 mm है तो आपको 200 to 400 किलोहर्ट्ज़ आपको पावर फ्रीक्वेंसी चाहिए, और ये इसके लिए है। इसके बाद यदि आपका 1.5 से 3.0 केस डेप्थ की रिक्वायरमेंट है
और आपका पार्ट डाया 10 to 50 है, तो आपको कम से कम 10 to 100 ये चाहिए पावर फ्रीक्वेंसी। और यदि आपका पार्ट का साइज मोर देन 50 डाया है तो आपको 3 to 10 किलो हर्ट्ज चाहिए पावर सप्लाई। लेकिन यदि आपकी केस डेप्थ की रिक्वायरमेंट 3 से लेकर 10 mm तक कर सकते हैं आप, तो इसमें यदि आपका साइज ये है 20 to 50, देन आपकी पावर फ्रीक्वेंसी 3 से 10 पावर फ्रीक्वेंसी चाहिए आपको किलो हर्ट्ज में। और यदि आपका डायमीटर 50 to 100 है तो आपकी रिक्वायरमेंट 1 to 3 किलो हर्ट्ज हो जाएगा पावर की। लेकिन यदि आपका डायमीटर 100 से ऊपर है तो आपको 1 किलो हर्ट्ज की रिक्वायरमेंट होगी। इस तरह आप देखते हैं कि ये एक तरह से लो केस डेप्थ होगी, ये एक मिडिल केस डेप्थ होगी और ये एक हायर केस डेप्थ होगी। इसको मैंने यहाँ दिखाया हुआ है कि लोअर केस डेप्थ के लिए आपको हाई फ्रीक्वेंसी मशीन चाहिए, यदि आपको मीडियम केस डेप्थ चाहिए तो आपको मीडियम फ्रीक्वेंसी मशीन चाहिए, और आपको यदि हाई केस डेप्थ चाहिए तो आपको लोअर फ्रीक्वेंसी मशीन चाहिए। तो लो फ्रीक्वेंसी मशीन, मीडियम फ्रीक्वेंसी मशीन और ये हाई फ्रीक्वेंसी मशीन डिपेंडिंग अपॉन केस डेप्थ रिक्वायरमेंट। ये चार्ट जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जब हम इफेक्टिव केस डेप्थ मेजर करते हैं इंडक्शन हार्डनिंग में, तो उसके लिए एक सेट हार्डनेस वैल्यू होती है, टारगेट हार्डनेस वैल्यू होती है, उसके ऊपर ही कट ऑफ पॉइंट जिसको कहते हैं, वो जहाँ तक जाता है सरफेस से लेके भीतर तक, उस एरिया को हम केस डेप्थ कहते हैं। तो यदि मान लीजिए कार्बन 0.28 से 0.32 है, तो उस केस में हमारा जो कट ऑफ पॉइंट होगा हार्डनेस का वो 350 होगा HV में, 35 HRC में होगा और 68 HRA स्केल में होगा। तो यदि आप उसको सर्वे करते हैं और सरफेस से लेके भीतर सरफेस का जहाँ पे भी 35 हार्डनेस आ जाती है, उस एरिया उस लेंथ को हम कहते हैं कि ये इसका केस डेप्थ है। तो डिपेंडिंग अपॉन कार्बन कंटेंट, ये देखिए अलग अलग दिए हुए हैं, 0.33 से लेके 0.42 है तो आपका 400 कट ऑफ पॉइंट होगा, यहाँ 40 HRC कट ऑफ पॉइंट होगा, यहाँ 70 HRA कट ऑफ पॉइंट होगा। 0.43 से 0.52 हो तो 450 HV, 45 HRC और 73 HRA। और यदि आपका कार्बन कंटेंट मोर देन 0.53% है तो आपको 500 HV लेना पड़ेगा, 50 HRC में होगा और 76 HRA में होगा। यहाँ थोड़ा आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जनरली जहाँ पे लो केस डेप्थ ओवर की रिक्वायरमेंट होती है तो हम HRA में ही लेते हैं। तो ये HRA के हिसाब से यदि लो केस डेप्थ है और कार्बन कंटेंट इतना है तो आपको HRA में चेक करना चाहिए, और जहाँ पे भी 68 HRA हार्डनेस आती है उतनी जो उसकी डिस्टेंस होता है उसको हम उसका केस डेप्थ कहते हैं। तो ये थोड़ा इफेक्टिव केस डेप्थ के बारे में मैंने आपको समझाया। यदि इसके बारे में आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मेरे पिछले प्रोग्राम दे सकते हैं जिसमें मैंने हाउ टू डिटरमिन केस डेप्थ इन इंडक्शन हार्डनिंग, ये आप पढ़ सकते हैं आप इसको। आपको मैंने बताया इंडक्शन हार्डनिंग मशीन के बारे में, उसके अलावा इसमें जो करंट पैदा की जाती है वो क्या होती है, एडी करंट कैसे पैदा होता है, और एडी करंट की वजह से पार्ट हीट कैसे होता है ये भी मैंने बताया, स्किन इफेक्ट क्या होता है ये सारा कुछ मैंने आपको बताया। और उसके बाद मैंने आपको ये भी दिखाया कि किस तरह से अलग अलग केस डेप्थ के लिए अलग अलग पावर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको इंडक्शन हार्डनिंग प्रोसेस से रिलेटेड मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ कि अब तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग क्वालिटी इन इंडक्शन हार्डनिंग। इंडक्शन हार्डनिंग की जो क्वालिटी है, चाहे वो केस डेप्थ हो, चाहे वो सरफेस हार्डनेस हो, चाहे वो केस माइक्रो स्ट्रक्चर हो, ये सारी जो चीज़ें हैं ये किन किन चीज़ों पे ये सारी चीज़ें जो है इन्फ्लुएंस करते हैं। यदि इसको नहीं आपने कंट्रोल किया तो आपके क्वालिटी इंडक्शन हार्डनिंग की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं होगी। तो क्या क्या चीज़ें हैं देखिए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है प्रॉपर डिज़ाइन ऑफ कॉयल और इंडक्टर। जो आपका कॉयल और इंडक्टर है वो प्रॉपर डिज़ाइन होना चाहिए। जो आपकी जॉब है, जो पार्ट है, उसकी शेप के हिसाब से जिस एरिया में आपको इंडक्शन हार्डनिंग करना है, क्योंकि इंडक्शन हार्डनिंग की ये खूबी है कि इसमें आप सेलेक्टिव हार्डनिंग भी कर सकते हैं। यदि पार्ट लंबा है और किसी एक पर्टिकुलर एरिया को आपको हार्ड करना है तो आप उसके हिसाब से कॉयल बना सकते हैं और उसको आप इंडक्शन हार्डनिंग कर सकते हैं। इसके बाद प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मशीन फ्रीक्वेंसी बेस्ड ऑन द केस डेप्थ रिक्वायरमेंट।
ठीक है। यदि आपको लो केस डेप्थ चाहिए तो आपको हायर फ्रीक्वेंसी की मशीन चाहिए, मीडियम है तो मीडियम फ्रीक्वेंसी मशीन, और यदि हाई केस डेप्थ है तो आपको उसके लिए लोअर फ्रीक्वेंसी की मशीन चाहिए। तो आपका मशीन का सिलेक्शन प्रॉपर होना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन आपकी केस डेप्थ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। उसके बाद प्रॉपर डिजाइन एंड प्लेसमेंट ऑफ सेपरेट एंड इंटीग्रेटेड क्वेंचिंग कॉयल, ये बहुत ज़रूरी है कि जो आपका क्वेंचिंग कॉयल है उनका भी डिजाइन प्रॉपर होना चाहिए। वो जो एंगल है जहाँ से पानी गिरता है अराउंड 30 to 45 डिग्री, वो एंगल प्रॉपर होना चाहिए ताकि वो प्रॉपरली स्ट्राइक करे और बाद में वो ड्रेन आउट भी हो जाए, वहाँ इकट्ठा ना हो, ठीक है। तो इसके लिए क्वेंचिंग कॉयल का डिजाइन और उसकी प्लेसमेंट भी बहुत ज़रूरी है। यदि ये ठीक ना हो तो आपके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। क्वालिटी ऑफ क्वेंचिंग मीडियम, जनरली वाटर या ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है क्वेंचिंग के लिए, डिपेंडिंग अपॉन मटेरियल की जो केमिस्ट्री होती है उसके हिसाब से। तो इसकी भी क्वालिटी आपकी सही होनी चाहिए। क्वेंचिंग वाटर भी जो है वो आपका सही होना चाहिए। ज़्यादातर डीएम वाटर यूज़ करते हैं इन केस ऑफ इंडक्शन हार्डनिंग, और ऑयल की भी जो क्वालिटी है वो प्रॉपर होनी चाहिए। फ्लैश पॉइंट वगैरह इसका हायर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। सफिशिएंट क्वेंचेंट फ्लो मस्ट बी मेंटेन्ड टू कूल द पार्ट। ये जस्ट मैंने आपको क्वेंचिंग कॉयल के बारे में बताया कि एक तो उसकी एंगल किस एंगल से गिरता है, और दूसरा उसका फ्लो, मतलब ऐसा ना हो कि फ्लो उसका बहुत कम है तो वो कूल पार्ट को कर ही नहीं पाएगा, और यदि पार्ट की कूलिंग ठीक से नहीं हुई तो आपको सरफेस हार्डनेस नहीं मिलेगी। इसीलिए जो क्वेंचेंट का फ्लो है वो प्रॉपर होना चाहिए, वो अच्छा होना चाहिए, हैवी होना चाहिए। एडिक्वेट वेंटिलेशन फॉर रिमूवल ऑफ ऑयल फ्यूम्स इन केस ऑफ ऑयल क्वेंचेंट। जब ऑयल क्वेंचेंट को यूज़ करते हैं, ऑयल में क्वेंच करते हैं, तो उसकी वजह से काफ़ी फ्यूम्स वगैरह जनरेट होती हैं, तो उनका भी वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है, एडिक्वेट वेंटिलेशन होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज यदि आपने फ्लैश पॉइंट वाला ऑयल यूज़ किया हुआ है तो उसका फ्यूम्स कभी भी आग पकड़ सकता है। जब वो इंडक्शन हार्डन हीटिंग के टाइम यदि वो खुदा न खास्ता चला गया तो आग पकड़ सकता है। इसीलिए उसका प्रॉपर वेंटिलेशन ज़रूरी है। इनफैक्ट इवन वाटर क्वेंचिंग में भी स्टीम निकलती है और उसके लिए भी उसका प्रॉपर वेंटिलेशन करना बहुत ज़रूरी है। ये एक सेफ्टी मेजर है जो कि लेना चाहिए। और जो लास्ट है, इम्प्रॉपर क्वेंचिंग में रिजल्ट इनटू सॉफ्ट स्पॉट और क्वेंच क्रैक। और यदि आपकी क्वेंचिंग जैसे आपने हीट किया और क्वेंच किया, यदि इसमें डिले हो गया, स्टार्ट नहीं हुआ क्वेंचिंग कॉइल से ऑयल का वाटर का गिरना या ऑयल का गिरना, तो उस केस में आपको क्वेंचिंग प्रॉपर नहीं होगी और आप उसकी वजह से आपको सॉफ्ट स्पॉट मिलेगा, क्वेंच क्रैक भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको हो सकती है, उसमें सरफेस हार्डनेस भी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो मैंने आपको दिखाए। ये सारे फैक्टर्स जो हैं क्वालिटी ऑफ इंडक्शन हार्डनिंग जो करते हैं हम, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं। तो ये आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप इंडक्शन हार्डनिंग करें। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डिज़ाइन ऑफ कॉयल एंड इंडक्टर, ठीक है। सो इस सिस्टम के क्या एडवांटेज और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि हाई प्रोडक्शन ड्यू टू लेस हीटिंग टाइम बिकॉज ऑफ रैपिड हीटिंग। इसकी जो हीटिंग होती है बिकॉज ऑफ आपका जो एडी करंट है और पावर की जो जनरेशन है वो इतनी हाई होती है कि इसकी वजह से बहुत कम टाइम लगता है, और जो पार्ट का जो एस्टोनाइजिंग टेम्परेचर है जिस पे कि आप क्वेंच करते हैं वो बहुत ही जल्दी अचीव हो जाता है। तो इस वजह से टाइम कम लगने की वजह से आप इसका प्रोडक्शन काफ़ी हाई होता है एज़ कम्पेयर टू आप कार्बोनाइजिंग का कोई भी प्रोसेस ले लीजिए, उसके कंपैरिजन में इसका प्रोडक्शन रेट बहुत फास्ट होता है। तो जहाँ भी आपको हाई प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट है और यदि आप इंडक्शन हार्डनिंग कर सकते हैं तो यू शुड प्रेफर फॉर इंडक्शन हार्डनिंग, ओके। उसके बाद है दूसरा, नो सरफेस डीकार्ब और ऑक्सीडेशन। इस सिस्टम की ये खूबी है कि इसमें कोई भी डीकार्ब या ऑक्सीडेशन नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम टाइम के लिए ये एक्सपोज होता है, इसीलिए इसमें कोई ना डीकार्ब आता है और ना ऑक्सीडेशन आता है। और इसी वजह से इसमें डिस्टॉर्शंस वगैरह के भी चांसेस कम होते हैं। कई बार यदि लंबी जॉब होती है, जैसे सैफ्ट्स वगैरह हुई, एक्सल सैफ्ट्स वगैरह हुई लंबी, उसमें थोड़ा बहुत डिफॉर्मेशन आ जाता है जिसको बाद में स्ट्रेटन कर लिया जाता है, लेकिन इन जनरल जो है डिस्टॉर्शन ना के बराबर होता है। सबसे थर्ड एडवांटेज, हायर हार्डनेस कैन अचीव हार्डनेस अप टू 55 to 65। इट कैन बी अचीव डिपेंडिंग अपॉन द स्टील कंपोजिशन। स्टील कंपोजिशन यदि अलॉय स्टील है या हाई कार्बन स्टील है तो उस केस में आप 55 to 65 भी
सरफेस हार्डनेस आप अचीव कर सकते हैं। ये एक खूबी है इस पर्टिकुलर सिस्टम की। ओके, देन केस डेप्थ कैन बी एक्यूरेटली कंट्रोल, और चूंकि आप पावर अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं और आपका डिजाइन यदि प्रॉपर कंट्रोल्ड है, डिजाइन बढ़िया है, क्वेंचिंग कॉयल अपनी सही जगह पे है, क्वेंचिंग कॉयल का डिजाइन अच्छा है, तो आप केस डेप्थ को बहुत एक्यूरेटली कंट्रोल कर सकते हैं। जितना आपको केस डेप्थ चाहिए उतना आप अचीव कर सकते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट पार्ट इज लेस, ऑपरेटिंग कॉस्ट इसका जरूर कम है। ओवरऑल तो कॉस्ट इसकी ज़्यादा है जहाँ तक मशीन की और सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, बट ऑपरेटिंग कॉस्ट तो बहुत कम है। जो पावर का इसमें खर्चा होता है और जिस हिसाब से ये प्रोडक्शन देता है, यदि आप उसको कॉस्ट करें तो प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी काफ़ी कम होती है। हाई वियर रेजिस्टेंस एंड फटीग स्ट्रेंथ, ये इसकी खास खूबी है। किसी भी सरफेस हार्डनेस में ये खूबी होती है कि वियर रेजिस्टेंस अच्छा हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप हीट करके उसको जब क्वेंच करते हैं तो सरफेस पे मार्टेंसिटिक स्ट्रक्चर होता है जो कि काफ़ी हार्ड होता है। इसकी वजह से उसका वियर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और फटीग स्ट्रेंथ भी बढ़ता है। और इस प्रोसेस को हम ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं यदि आप प्रॉपरली कॉयल का डिजाइन करें, पावर को डिसाइड करें, सारा कुछ प्री प्लान करके करें, तो आप इसको ऑटोमेशन में भी ला सकते हैं। तो ये इसके सारे एडवांटेजेस मैंने आपको बताए। अब आपके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं? पहला, हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, मशीन का कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके अलावा आपके जनरेटर्स वगैरह भी यूज होते हैं इसमें, तो वो सारा कुछ आपको काफ़ी कॉस्टली पड़ता है। तो हाई इनिशियल कॉस्ट है इसकी। फॉर ईच पार्ट्स सेपरेट कॉयल इज़ नीडेड, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि प्रत्येक पार्ट के लिए उसकी शेप के हिसाब से आपको कॉयल अलग अलग डेवलप करना पड़ता है। ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। देन हाईली स्किल्ड ऑपरेटर रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द प्रोसेस, स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए इसके लिए जो कि इन सारी चीज़ों को जानता हो, पावर डेंसिटी को जानता हो, करंट डेंसिटी क्या होती है, और उसके अलावा केस डेप्थ के हिसाब से कितना टाइम देना है, ये सारी चीज़ों की उसको अच्छी जानकारी होनी चाहिए। तो एक स्किल्ड ऑपरेटर का होना जरूरी है। आप किसी भी ऐसे वैसे आदमी से आप इसको ऑपरेट नहीं करा सकते, इसके लिए आपको एक ऑपरेटर स्किल्ड चाहिए। तो इसको आप इसका डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। और पांचवा जो है मटेरियल लिमिटेशन, इसमें सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है कि आप लो कार्बन स्टील को नहीं कर सकते हैं। आपके लिए कम से कम मीडियम कार्बन स्टील हो या एलॉयड स्टील हो तो उस केस में कर सकते हैं। तो थोड़ी सी मटेरियल की इसकी लिमिटेशन है कि हर स्टील को आप कर नहीं सकते हैं। तो ये सारा कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया। आगे चलते हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या हैं इसकी? ये ऑटोमोटिव सेक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में और कई जगह पे इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। खास करके ये आप देखिए क्रैंक शाफ्ट, एक्सल शाफ्ट, स्प्लाइन शाफ्ट, यूनिवर्सल जॉइंट्स, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हैं। इसके अलावा गियर्स, कैम लॉब्स, जो कैम शाफ्ट होती है उसकी जो लॉब्स होती हैं उनको आप इंडक्शन हार्डन करते थे, सरफेस का वियर रेजिस्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है इसकी वजह से। शाफ्ट्स हो गई, स्टैंपिंग्स वगैरह भी करते हैं, स्पिंडल्स वगैरह करते हैं, स्टड्स भी करते हैं फास्टनर्स में इंडक्शन हार्डनिंग। इसके अलावा लेथ बेड्स, जो लेथ की जो बेड्स होती हैं जिसमें चलता है सारा कुछ सिस्टम, वो भी इंडक्शन हार्डनिंग होती है। ट्रांसमिशन गियर्स वगैरह को भी इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं। रोलिंग व्हील के रोल्स जो हैं काफ़ी हैवी रोल्स होते हैं और उनमें केस डेप्थ की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड्स में दिखाया था कि अप टू 10 मिलीमीटर तक आप इसको केस हार्ड कर सकते हैं। तो उस केस में देखते हुए रोलिंग व्हील के रोल्स की केस डेप्थ की रिक्वायरमेंट, क्योंकि इनकी लगातार चलते रहते हैं और इनका वियर रेजिस्टेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे केस में इंडक्शन हार्डनिंग किया जाता है और डेप्थ ज़्यादा होती है। प्लायर के केस में इसके एजेस वगैरह को भी इंडक्शन हार्डनिंग करते हैं, हैमर्स को भी इंडक्शन हार्डनिंग किया जाता है। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हो गए। तो इस सिस्टम में मैंने अपनी तरफ से काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। आपको शुरू से ही मैंने आपको बताया इंडक्शन हार्डनिंग मशीन के बारे में। उसके बाद उसमें जो अलग अलग तरह के मेथड होते हैं इंडक्शन हार्डनिंग मेथड के, वो कैसे होते हैं। मशीनें दो तरह की होती हैं, क्या क्या मेथड्स हैं। एक सिंगल शॉट मेथड है, दूसरा प्रोग्रेसिव मेथड है। इस तरह की चीज़ें मैंने आपको बताई। कॉयल के डिज़ाइन के बारे में बताया कि अलग अलग कंपोनेंट के लिए अलग अलग शेप के हिसाब से आपको कॉयल का अलग अलग डिज़ाइन करना पड़ता है। और उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसके
क्या क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं, और लास्ट में मैंने आपको बताया एप्लीकेशंस की एप्लीकेशंस क्या हैं। तो इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे अच्छी जानकारी मिली होगी, और यदि आपको ऐसा ऐसा लगता है तो आप इसको लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आप मेरे चैनल्स में डाले हुए पिछले भी वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके लिए आपको मेरे चैनल पे जाना होगा। मेरे चैनल का जो नाम है जगदीश चौबे। इसके लिए आप यूट्यूब के सर्च बार में मेरा नाम डालिए, आपको मेरा चैनल आ जाएगा, और उसके बाद आप जो चाहें प्रोग्राम देख सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस प्रोग्राम को यहीं समाप्त करता हूँ। अगला प्रोग्राम जो है पार्ट 7 हीट ट्रीटमेंट सीरीज 2 का, वो फ्लेम हार्डनिंग के ऊपर है। तो आपने इसको सुना, सराहा और लाइक किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। तो एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।